देखिए सीपीसी में आपका ये ऑर्डर 38 चल रहा था और एक क्वेश्चन बनने का चांस आपका 38 से रहता है। देखिए आपका जो 38 से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है उसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कब निर्णय से पहले कौन सी संपत्तियां कुर्क नहीं की जा सकती। एक तो ये बनता है। दूसरा आपका ये बनता है कि निर्णय से पहले अगर कुर्क संपत्ति की गई है तो कितने समय तक कुर्की बनी रहेगी। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर निर्णय से पहले गिरफ्तारी हो गई है तो कितना दिन प्रतिवादी ये सिविल कारागार में रहेगा। और चौथा जो मॉडल बन सकता है आपका कि निर्णय से पहले आपका कुर्की और गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किस आर्डर में है। यानी कि अब तक के इतिहास में एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर निर्णय से पहले अगर कोई संपत्ति प्रतिवादी की कुर्क की गई है तो ऐसी कंडीशन में क्या उसे पुनः कुर्क किया जाएगा डिक्री के निष्पादन में कि नहीं किया जाएगा। तो जब आप नियम यह है कि जब एक बार संपत्ति कुर्क हो गई और न्यायालय के अधीन है तो उसी संपत्ति को दोबारा कुर्क न किया जाए। तो इसके लिए जो आपका शुरुआत करनी है आपका, फिर हम शुरुआत कर रहे हैं भूमिका कल यानी कि एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। यही जो अब तक के इतिहास में क्वेश्चन बना है यही आपका 3-4 मॉडल से ही क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले आदेश 38 की भूमिका देखिए। उसके बाद आपका सेक्शन 94 देखना है और तब आदेश 38 शुरू करना है। और जो टेक्निकल बातें उसमें रहेंगी वो अलग से हम लिखवा देंगे 4-5 पॉइंट जो बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें। आइए फिर एक बार शुरुआत किया जाए आपका। देखिए जनरल रूल ये है यानी कि मामूली तौर पर या इसको हम कहते हैं सामान्यतः। सामान्यतः या मामूली तौर पर या जनरली आपका निर्णित ऋणी की संपत्ति को तभी कुर्क किया जा सकता है या निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके तभी जेल भेजा जा सकता है सिविल कारागार जबकि उसके खिलाफ कोई डिक्री या आदेश पारित हुआ हो और उसका निष्पादन कराया जा रहा हो। यानी कि सामान्य नियम ये निकला कि आपका विपक्षी को तभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा या तभी उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी जब उसके खिलाफ फैसला आ चुका हो। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, न्याय की हत्या को रोकने के लिए या घोर अन्याय को रोकने के लिए इसका अपवाद बनाया गया है जहाँ की निर्णय से पहले भी प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और प्रतिवादी को निर्णय से पहले ही सिविल कारागार भी भेजा जा सकता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्याय विफल न हो, जस्टिस फेल न मारे, इसीलिए ये नियम बनाया गया। इसके बारे में जो सब्सटेंसिव प्रावधान है यानी कि जो सिद्धांत हैं या सारवान प्रावधान है वह सीपीसी के सेक्शन 94 में दिया गया है। तो तुरंत 94 आपको कवर करना है। देखिए 94 आपका क्या कहती हैं अनुपूरक कार्यवाहियाँ। न्यायालय न्याय के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो। पहले तो ये जानिए कि ये जो निर्णय से पहले कुर्की या गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है इसका उद्देश्य ये है कि न्याय के उद्देश्यों को क्या किया जाए, विफल होने से रोका जाए। तो मैं पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य है कि जहां घोर अन्याय हो रहा है
वहाँ अन्याय को क्या किया जाए, रोका जाए। निवारित माने रोकने के लिए, निवारित ना है तो आप क्या कहेंगे, रोकने के लिए। देखिए हमारे बेयर एक्ट में न्यास लिखा है, यानी कि न्यायालय न्यास, तो न्यास नहीं, वह न्याय है। अगर किसी के बेयर एक्ट में न्यास लिखा हो तो उस शब्द को न्याय बना ले, यानी कि जस्टिस बना ले, क्योंकि जो हमारे बेयर एक्ट में है न्याय, न्याय को क्या लिख दिया गया है, न्यास। अंतिम है, उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो तो सबसे पहले विहित शब्द समझना है, कल शाम को भी बताया गया था। विहित या प्रेस्क्राइब्ड शब्द को आपका सीपीसी की धारा 216 में परिभाषित किया गया है। विहित का मतलब नियमों द्वारा विहित। इसका मतलब ये हुआ कि 94 में तो शॉर्टकट में सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन वह परिस्थितियां कहाँ दी गई हैं जहाँ की 94 का यूज किया जा सकता है। वे परिस्थितियां सेक्शनों में नहीं बल्कि आदेशों में दी गई है। तो 94 से जोड़कर 3 आदेश पढ़ने रहते हैं, आदेश 38, आदेश 39 और आदेश 40, यानी कि 38, 39 और 40 जो आर्डर होगा जो ये 94 में सब क्लास दिए गए हैं, उसी को आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना है, एक एक अलग अलग। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, विहित का मतलब नियमों द्वारा विहित, माने सीपीसी में प्रथम अनुसूची है, उसमें 51 आदेश हैं टोटल, और उन आदेशों के अंदर जो रूल या नियम दिए गए हैं उसी को एक लाइन में लीगल भाषा में हम विहित या प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। इसका मतलब कि नियमों में जो बातें दी गई हैं न्यायालय उसका पालन करते हुए धारा 94 में दी गई बातों को क्या करेगा, लागू लागू कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये बातें लागू करना न्यायालय का क्या है, विवेकाधिकार। अब अगला देखिए आपका, ये देखिए पहला है कि प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतु, हेतु मतलब कारण, दर्शित करने के लिए लाया जाने के लिए कि उसे उपसंजात होने, उपसंजात माने उपस्थित होने के लिए प्रतिभूत यानी कि गारंटी क्यों नहीं देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा। और यदि वह प्रतिभूत के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। यानी कि पहला पॉइंट 94 का क्लाज ए ये बताता है कि न्यायालय चाहे तो प्रतिवादी के नाम गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा और उसकी उपस्थिति या हाजिरी के लिए गारंटी ले सकेगा। और अगर प्रतिवादी अपनी हाजिरी के लिए गारंटी देने में असफल रहता है तो न्यायालय प्रतिवादी को कहाँ भेज सकेगा, सिविल कारागार। अब कब गारंटी मांगी जाएगी, कितने दिन सिविल कारागार रहेगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, इसके लिए जो विहित किया गया है उसमें देखना है। तो किस आर्डर में विहित किया गया है, 38 में। तो अभी छोड़ दीजिए 38, अभी शुरू करते हैं। खंड 2 भी देख लीजिए, बी देखिए, खंड बी, प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति की कुर्की आदिष्ट कर सकेगा, यानी कि कुर्की का भी आदेश दे सकेगा। तो 94 का खंड बी बताता है कि न्यायालय निर्णय से पहले प्रतिवादी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी प्रॉपर्टी के बारे में गारंटी दे और या अपनी प्रॉपर्टी न्यायालय के कंट्रोल में रखे, या न्यायालय चाहे तो निर्णय के पहले ही प्रतिवादी की संपत्ति को क्या कर सकता है, कुर्क अटैच कर सकता है। तो अगर पूछे कि निर्णय के पहले आपका गिरफ्तारी किस में है तो 94 ए में
और निर्णय के पहले संपत्ति की कुर्की पूछे तो 94 का कौन सा क्लाज बी। अब चूंकि ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया जाएगा, यानी कि इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाया जाएगा, अब निकाल लीजिए आदेश 38। यानी कि इस सिद्धांत को कैसे व्यवहार में लाया जाएगा, इसके लिए जो नियम बताए गए हैं विहित किया गया है किस आदेश में, 38 में। तो पहला 38 में ये तोड़ लेना है कि निर्णय से पहले गिरफ्तारी के बारे में, कहीं लिख लीजिए तो, निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान आदेश 38 के नियम 1 से लेकर 4 तक में दिया गया है, कहीं लिख लीजिए तोड़कर। निर्णय से पहले अरेस्ट कर लिया जाए तो इसका प्रावधान आदेश 38 के नियम 1 से लेकर 4 तक में है। ये पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, निर्णय से पहले कुर्की के बारे में प्रावधान आदेश 38 के नियम 5 से लेकर 13 तक में है। यानी कि रूल 1 से लेकर 4 तक। फिर एक बार याद रखिए, निर्णय से पहले गिरफ्तारी के बारे में प्रोविजन किया गया है और गिरफ्तार निर्णय से पहले कुर्की के बारे में प्रावधान आदेश 38 के नियम 5 से लेकर 13 तक में किया गया है। पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कहाँ से कहाँ तक। अब एक एक करके चला जाए। देखिए आपका वही समय महत्वपूर्ण है। देखिए आपका क्या लिखा गया है बैरेट की भाषा, यही पहला क्वेश्चन टेक्निकल बनता है। उपसंज आर्डर 38 नियम 1 देखिए बैरेट में, उपसंजात के लिए प्रतिभूत देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकेगी। यानी कि प्रतिवादी हाजिरी के लिए गारंटी दे, इसकी डिमांड न्यायालय प्रतिवादी से कब कर सकता है। इसके लिए सारवान प्रावधान आर्डर 38 के रूल 1 में किया गया है। देखिए आपका अपवाद से ही शुरू हो रहा है ये आपका नियम, जहां धारा 16 के खंड क से लेकर घ तक में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद से भिन्न वाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक्सेप्शन दिया गया है। यही प्री के लिए पहला क्वेश्चन अच्छा बनता है कि किन मामलों में निर्णय से पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अगर मुकदमा ऐसा है जो सेक्शन 16 के क्लाज ए से लेकर कहाँ तक आता हो, डी तक। अलग से लिखिए, यदि वाद ऐसा है, इसको कई बार ये पूछा गया, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा, अपवाद ही पहले हैं, यानी कि सबसे पहले आपका क्या शुरू हुआ, एक्सेप्शन। लिखिए इसको, यदि वाद धारा 16 के क्लाज ए से डी तक में दिए गए, धारा 16 के क्लाज ए से लेकर डी तक में आ जाता है, तब निर्णय से पहले गिरफ्तारी नहीं हो सकती। भाई याद करके जाइएगा, फिर हम बता रहे हैं कई बार ये क्वेश्चन आया है कि निर्णय किन वादों में, पहला फिर एक बार समझिए, गलती ज़्यादा होती है यहाँ से, किन वादों में निर्णय के पहले गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता प्रतिवादी को। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर मुकदमा ऐसा है जो धारा 16 के क्लाज ए से लेकर कहाँ तक आता हो, डी तक। रट कर जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो तुरंत धारा 16 पर आना है और धारा 16 का ए से लेकर डी तक के प्रावधानों को देखना है और यहाँ फिर एक बार क्वेश्चन बनाना है नया। देखिए 16,
वादों का वहां दायर किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है। सेक्शन 16 हम बता रहे हैं कोरिलेट करके। देखिए, किसी भी द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए विवाद। 16 का क्लाज ए बताता है भाटक यानी कि किराया या लाभों के सहित या रहित अचल संपत्ति के प्रत्युदाहरण के लिए है। प्रत्युदाहरण मने रिकवरी न्याय तो शब्द लिखते रहे आसान भाषा में। प्रत्युदाहरण मने रिकवरी, रिकवरी मने वापसी। यानी कि अगर मुकदमा चाहे किराया या लाभ के साथ या बिना लाभ के अचल संपत्ति को वापस पाने के लिए है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिवादी को निर्णय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, अचल संपत्ति के विभाजन के लिए है, तो अगर मुकदमा अचल संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया है, यहाँ भी प्रतिवादी को निर्णय से पूर्व गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा कि नहीं? नहीं भेजा जाएगा। तीसरा, अचल संपत्ति के बंधक की या उस पर भार की दशा में पूर्वबंध विक्रय या मोचन के लिए है, तब भी ऐसा नहीं हो सकता। और अंतिम है, अचल संपत्ति में के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए है, तब भी आपका प्रतिवादी को गिरफ्तार करके निर्णय के पहले जेल नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ अगर बहुत अंदर जाए तो देखिए क्या पूछेगा कि कब प्रतिवादी को निर्णय के पूर्व गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजने का वारंट जारी किया जा सकेगा। तो अब कब किया जा सकेगा? तो 16 के क्लाज ए से लेकर डी तक में जो प्रावधान है, 3 इसमें से रहेंगे और एक प्रावधान आपका दे देगा अलग। अलग यानी कि आपका डी के बाद जो ई एफ वाला आपके प्रावधान है, यानी कि आपका ई एफ तो दे देगा 3, तो इसमें से रहेगा। मान लीजिए अगला दे दिया अचल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर। तो सतर्क रहना है। अगर मुकदमा धारा 16 के खंड ए से लेकर डी तक में आता है, तो निर्णय के पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? नहीं, नहीं किया जाएगा। और इसके बाहर जाता है, यानी कि धारा 16 के क्लाज आपका ई और एफ में आ जाता है मामला, तब निर्णय के पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जा सकता है। लेकिन ए से डी तक में वाले मुकदमों में निर्णय के पहले आपका गिरफ्तारी पर कानून क्या लगाता है? रोक। ऐसा सतर्क रहिएगा, इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है और ज़्यादा लोग गलत करके ही आते हैं। फिर हम एक बार लास्ट में बताएं ए से लेकर कहाँ तक? डी तक। और ए से डी तक याद भी करना है क्या है, क्योंकि अगर मॉडल चेंज करता है तो पूछ सकता है कि कब प्रतिवादी को निर्णय के पूर्व गिरफ्तार करके सिविल कारागार में भेजने का वारंट जारी किया जा सकता है। तो ए से डी तक में 3 ऑप्शन रहेंगे और एक ई या एफ वाला रहेगा। तो ई वाला है आपका कि अचल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर। अगर ऐसा मुकदमा है तो प्रतिवादी को निर्णय से पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। अगला ये फिर अब 38 निकालिए, आपका आदेश 38 में आ जाइए। लेकिन पहला टेक्निकल क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बना है क्वेश्चन आपका, इस पर देखिए आपका प्रकृति के वाद से भिन्न वाद के किसी भी प्रक्रम में। अब यहाँ क्वेश्चन आपका दूसरा ये बनता है कि किस मुकदमे के किस स्टेज में आपका प्रतिवादी को मने आपका गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। तो मुकदमे के किसी भी स्टेप में ये हो सकता है, यानी कि निर्णय के पहले कभी भी। अब इसमें समस्या बना देगा कि ए ने वाद दायर किया, बी के नाम समन जारी हुआ,
तो क्या ए कि ए आपका जिस दिन मुकदमा दायर ए ने किया है, क्या न्यायालय प्रतिवादी के गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा कि नहीं? कर सकेगा। जिस दिन मुकदमा हुआ उसी दिन भी ये काम हो सकता है, क्योंकि वाद के किसी भी प्रक्रम में यानी कि किसी भी स्टेज में वारंट जारी किया जा सकता है। अगला शब्द देखिए, न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है। यानी कि समाधान यानी कि विश्वास, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो वादी ने न्यायालय में एफिडेविट लगाया है, या न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा तो नहीं लेकिन अन्य किसी तरह से विश्वास दिला दिया। क्या विश्वास दिला दिया? तो वहीं आधार हो जाएंगे। फिर एक बार अच्छे से तैयार रखिए, थोड़ा कठिन है, एक दो नियम अच्छे से जानिए इसको। यानी कि निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी के अब हम बेस बताएंगे, आधार बताएंगे। तो एक आपका उदाहरण भी बना लिया जाए ताकि सही ढंग से चलता रहे। ए ने बी के खिलाफ वाद दायर किया, और जैसे ही ए वाद दायर करता है, ये मांग करता है कि हजूर बी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए, गिरफ्त बी को हाजिर कराया जाए, उपस्थिति के लिए गारंटी मांगी जाए, और बी अगर गारंटी नहीं देता तो इसे कहाँ भेजा जाए? सिविल कारागार। तो आखिर क्या क्या आधार हैं कि ए के पक्ष में और बी के विरोध में, माने बी के विरोध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी प्रकरण पर जारी हो सकता है? तो आधार आपका आगे बताया गया है। देखिए, प्रतिवादी वादी को विलंबित करने के लिए, यानी कि ए को दिखाना पड़ेगा कि हजूर मुकदमे को वादी को विलंबित करने के लिए, यानी कि हमारा मुकदमा क्या हो, डिले हो जाए, या न्यायालय की किसी आदेश का से बचने के लिए, यानी कि हजूर आपको यह आदेश देंगे तो भी उससे क्या हो जाए, बच जाए, पालन ही न करना पड़े, या ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए, निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से, यानी कि ये को दिखाना पड़ेगा कि हजूर भविष्य में अगर आप हमारे प्रति कोई डिक्री पारित करते हैं तो उस डिक्री को लागू कराने से बाधित करने के लिए, या वह डिक्री लागू करने में विलंब हो, इसके लिए जो भी हैं प्रतिवादी हैं कौन कौन सा कार्य कर रहा है? तो पहला, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है या उन्हें छोड़ गया है। यानी कि ये न्यायालय को विश्वास दिला दे कि हजूर जो भी हैं, प्रयागराज में हमने मुकदमा किया है, प्रयागराज में ये रहता था, और जैसे ही हम मुकदमा करने आए ये प्रयागराज से क्या हो गया, फरार हो गया, या प्रयागराज को क्या किया है, छोड़ दिया है। अतः आप बी के खिलाफ गिरफ्तारी का क्या जारी करिए, वारंट, इसे बुलाइए, इसकी उपस्थिति के लिए गारंटी लीजिए, और गारंटी नहीं देता तो कहाँ भेजिए, जेल। दूसरा देखिए, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने वाला है या छोड़ने ही वाला है, यानी कि हजूर अभी भागा तो नहीं लेकिन पूरी योजना बना चुका है कि प्रयागराज छोड़कर क्या होगा, फरार हो जाएगा या छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तो बुलाने में दिक्कत होगी कि नहीं, दूर से दिक्कत होगी। अतः इसको बुलाइए और इससे क्या लीजिए, गारंटी। अगला है, अपनी संपत्ति को या उसके किसी भाग को बयानित कर चुका है, यानी कि बी के पास जो प्रॉपर्टी थी, या तो पूरी प्रॉपर्टी या उसके किसी भाग को बयानित कर चुका है, डिस्पोज ऑफ कर चुका है, पट्टा कर दिया, बंधक कर दिया, विक्रय कर दिया, दान कर दिया, या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है, यानी कि संपत्ति ले देकर प्रयागराज से क्या हो गया है,
भाग गया है, यानी कि यहाँ से अपनी संपत्ति क्या किया है, हटा दिया है। और ये तो तीन आपकी बातें रही। खंड ख, प्रतिवादी ऐसी परिस्थितियों के अधीन भारत छोड़ने वाला है जिनसे यह युक्त युक्त अधिसंभाव्यता है कि वादी किसी ऐसी डिक्री के जो वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन में उसके द्वारा बाधित या विलंबित होगा या हो सकेगा, यानी कि ये दिखा दे कि हजूर बी भारत से बाहर जाने वाला है, और अगर भारत से बाहर चला गया तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पक्ष में आप डिक्री भी पारित कर देंगे तो वह लागू कराने में दिक्कत होगी। अतः बी को बुलाइए, गारंटी लीजिए कि वह उपसंजात हो, और गारंटी दे कि वह आपका, गारंटी लीजिए बी से, नहीं तो बी कहाँ भागने वाला है, भारत छोड़कर विजय माल्या जैसे कहाँ भाग जाएगा। तो तीन चार कंडीशन अब याद रखिए, तो फिर एक बार याद कर लीजिए। पहला कंडीशन ये रहा कि न्यायालय की अधिकारिता से प्रतिवादी फरार हो गया है या छोड़ गया है। दूसरा आधार ये है कि फरार होने वाला है या छोड़ने वाला है। तीसरा आधार है कि अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग का बयान कर दिया है या करने ही वाला है। और चौथा आधार हो गया कि भारत छोड़कर क्या होने वाला है, भागने वाला। तो कितने आधार हो गए टोटल? चार। अगर ये चार आधार मौजूद हैं तो न्यायालय प्रतिवादी के नाम क्या जारी कर सकेगा? गिरफ्तारी वारंट। आओ और अपनी हाजिरी के लिए क्या दो? गारंटी। अगर प्रतिवादी गारंटी नहीं देता तो कहाँ भेजा जाएगा? सिविल कारागार। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन प्रयास करिए समझने का। इसके बाद आगे आइए परंतु कहें कि परंतु अगर प्रतिवादी इतना रकम न्यायालय में जमा कर देता है कि अगर डिक्री पारित हो तो उतना रकम में काम चल जाएगा, तो वारंट आपका, माने गिरफ्तार उसे किया जाएगा कि नहीं? नहीं। मान लीजिए ए ने 5,000 रुपये, ए ने 1,00,000 रुपये की मांग बी से की। बी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। बी को पता लगा और 1,00,000 रुपया वह कोर्ट में आकर क्या हुआ? जमा कर दिया। तो अगर ये जीतता भी है तब कोई मतलब नहीं, भले भी भाग जाए विदेश, 1,00,000 रुपया तो कोर्ट में क्या हुआ है? आ ही गया है। तो बताइए गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं अब? हाँ, लेकिन पूरा पैसा आधा नहीं, जितना ए ने मांगा, ए के तुष्टि हो जाए उतना पैसा बी कोर्ट में क्या करे? जमा। इसके बाद प्रतिभूति देखिए आपका प्रतिभूति यानी कि सियोरिटी, जहां प्रतिवादी ऐसा हेतु, आदेश 38 का नियम 2 अब शुरू हो रहा है, जहां प्रतिवादी ऐसा कारण दर्शाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में अब क्या होगा? तो आपका कह सकते हैं कि अगर प्रतिवादी, कह सकते हैं कि असफल रहता है कारण दर्शाने में, तो ऐसी दशा में आपका न्यायालय क्या कर सकता है? तो ऐसी दशा में कह सकते हैं जैसा आदेश उचित समझे न्यायालय आदेश दे सकता है। और आपका अगला देखिए आपका उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आदेश 38 के नियम 2 में न्यायालय गारंटर मांग सकता है कि तुम तो हाजिरी के लिए दो ही, गारंटी अपनी ओर से क्या दो? गारंटर दो, प्रतिभू दो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं धारा 128, प्रतिभू का दायित्व किसके संविस्तीर्ण होता है? मूल ऋणी के। पढ़े न? कौन सी धारा है? 128। तो ये भी छोड़ देना है आपका। आदेश 38 नियम 4, फिर एक बार देखिए। आदेश 38 नियम 1 कंपटीशन के लिए पढ़िएगा, फिर आदेश 38 का नियम 4 पढ़िएगा। दो नियम पढ़ना है आपको कंपटीशन के लिए, भले वो बीच में
गारंटर आ गए इत्यादि। आदेश 38 का कौन सा नियम? आपका 1 पढ़ना था। और आदेश 38 का अब कौन सा नियम कंपटीशन के लिए पढ़ना है? 4। इसी में वह समय बताया गया है कि अगर वह गारंटी देने में असफल रहता है तो ऐसी कंडीशन में उसे सिविल कारागार भेजा जाएगा। लेकिन यही समय पूछा जाता है, यही याद रखना है। कितने माह तक? अंडरलाइन करिए, 6 माह। आपका आदेश 38 रूल 4 में यही समय पूछा जाता, अंडरलाइन करिए कि कितने माह अधिकतम भेजा जाएगा? 6 माह। लेकिन एक और आपका नियम है कि अगर वाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं है तो 6 सप्ताह। इसको लिख लीजिए। तो फिर एक बार देखिए, यही गलती होगी, इसको सुधारिए। फिर एक बार हम दोबारा बता रहे हैं, ये कठिन क्वेश्चन है। अगर प्रतिवादी गारंटी देने में असफल रहता है तो आदेश 38 के रूल 4 के तहत वह अधिकतम कितने दिनों के लिए सिविल कारागार भेजा जा सकता है? 6 माह। लेकिन अगर विवाद की विषय वस्तु या रकम जो है वह 50 रुपये से अनधिक है, यानी कि 50 रुपये से अधिक नहीं है, यानी कि या तो 50 रुपये मूल्य मूल्य है या 50 रुपये से कम, और मुकदमा किया गया है, तो प्रतिवादी को अधिकतम कितने सप्ताह सिविल कारागार भेजा जा सकता? अब यहाँ 6 माह ना मारिए, यहाँ कितने सप्ताह? 6 सप्ताह, यानी कि 42 डेज। अंडरलाइन कर लीजिए। फिर एक बार हम तीसरी बार बता रहे हैं, यही आपका गलती होता है। फिर एक बार देखिए। देखिए, सामान्यतः अगर प्रतिवादी गारंटी नहीं देता तो कितने दिन के लिए भेजा जाएगा जेल? 6 माह। लेकिन रकम पर ध्यान देना है, और यहाँ समस्या भी बन सकती है कि ए ने मुकदमा किया, 25 रुपया मुकदमे की विषय वस्तु की मूल्य था, तो प्रतिवादी को गिरफ्तार करके अधिकतम कितना दिन सिविल कारागार भेजा जा सकता है? तो 50 रुपया, या 50 रुपया से कम रहे तो दिमाग अस्थिर करके कितना मारना है? 6 सप्ताह। ये 2 पॉइंट, चाहे 25 रुपया हो, 26 रुपया हो, 1 रुपया हो, 50 रुपया, लेकिन जैसे रुपया 51 हुआ तो 6 माह वाला नियम। यही गलती होता है, सतर्क रहिए। इसको फिर जोड़िए, आप आईपीसी में जोड़िए। अगर केवल जुर्माने से किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, केवल जुर्माना दंड है, और जुर्माना अदा व्यक्ति नहीं करता, तो पहला नियम आईपीसी में याद रखिए कि केवल जो कारावास होगा वह सिंपल या सादा होगा और निम्न मापमान के अनुसार होगा। यदि जुर्माना 100 रुपया या 100 रुपया से अधिक है तो कितने माह जेल भेजा जाएगा? 6 माह। और अगर 50 रुपया या उससे अधिक लेकिन 100 रुपया से कम है, तब कितना? 4 माह है ना? 4 माह होना चाहिए, देख लेते हैं। और अगर आपका जुर्माना देख लेते हैं भाई, हो सकता है। देखिए, आपका धारा 67 आईपीसी में है। 4 मास, और आपका 50 रुपया से कम रहे तब 2 मास है। दो, देखिए आपका फिर एक बार नियम बना लीजिए। ये 50 रुपया से 50 रुपये से अधिक न हो, यानी कि अगर 50 या 50 से कम रुपया है, नहीं देता जुर्माना तो 2 महीना। फिर एक बार याद रखिए, ये नियम केवल तभी लागू होगा जिन अपराधों में दंड केवल और केवल किसका दिया जा सकता है? जुर्माने। कारावास वाले में नहीं। कारावास वाले में 1/4 का नियम चलेगा।
तो अगर 50 रुपया या 50 रुपया से कम का जुर्माना है तो 2 माह अधिकतम। अगर 50 रुपया से अधिक जुर्माना लेकिन 100 रुपया से अनधिक है, ज़्यादा नहीं भाई, कम, 100 रुपये से अधिक न हो तो यानी कि 100 या 100 से कम हो तो 4 माह, और 100 रुपया से अधिक जुर्माना लगा है नहीं देता तो 6 माह। ये आपका धारा आईपीसी का 67 है। फिर बैक होइए। इस प्रकार आपका निर्णय से पहले गिरफ्तारी समाप्त हो गई। अब निर्णय से पहले कुर्की आइए। देखिए धारा 94 का क्लाज बी निर्णय से पहले कुर्की के बारे में सारवान प्रावधान बताता है। फिर एक बार याद रखिए, सामान्य नियम ये हैं कि निर्णय से पहले सामान्यतः कुर्की नहीं की जाती, क्योंकि कुर्की डिक्री के या आदेश के निष्पादन में ही की जाती है। ये जनरल रूल है, यानी कि एक ऐसा नियम है सामान्य। लेकिन आदेश 38 के नियम 5 से लेकर 13 तक में इसका अपवाद है, जहाँ की निर्णय से पहले न्यायालय कुछ दशाओं में प्रतिवादी की संपत्ति को अटैच कर सकता है, कुर्क कर सकता है। तो देखिए आपका आदेश 38 का नियम 5 अंडरलाइन कर लीजिए। निर्णय से पहले कुर्की तो संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी? तो जहां वाद के किसी भी प्रक्रम में यानी कि किसी भी स्टेज में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के लिए, माने निष्पादित रुक जाए या निष्पादन में क्या हो, लेट हो, आशय से क्या कर रहा है, अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने ही वाला है। यानी कि या तो यानी कि ए मुकदमा दायर करे, न्यायालय से मांग करे कि हजूर ए की संपत्ति कुर्क की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि ए लोगों से बातचीत कर रहा है और अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को डिस्पोज ऑफ कर देगा, यानी कि बेच देगा, दान दे देगा, बंधक रख देगा इत्यादि। तो ऐसी दशा में अगर हम जीत भी गए तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि बी तो बेच बाच कर क्या हो जाएगा, फरार। उसके बाद हम झुनझुना बजाएंगे यानी कि अगर जीत भी गए तो बी के पास कुछ रहेगा नहीं, तो हमारी डिग्री का निष्पादन कैसे होगा? अतः बी की संपत्ति पर अटैक करिए, उसकी संपत्ति ही कुर्क कर लीजिए, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। जब कुर्क हो जाएगी तो चाहे बेचे या कुछ करे। फिर एक बार याद रखिए, जब न्यायालय द्वारा कोई संपत्ति अटैच हो गई और उसके बाद उसे बेचा जाए माने मालिक द्वारा, तो वह विक्रय वाइड होगा, शून्य होगा। अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुर्की के पश्चात विक्रय क्या होगा, शून्य। तो न्यायालय के अधीन आ गई कुर्की, मतलब किसके अधीन आ गई? तब मालिक कहाँ रहा? कुर्की में मालिक अब नहीं रहे, मालिक कौन हो गया? न्यायालय। दूसरा, अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हजूर प्रयागराज में हमने मुकदमा किया है, प्रयागराज से वह अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को अब हटाने ही वाला है, यानी कि यहाँ से अपना पूरा संपत्ति लेकर क्या करने वाला है, भागने वाला है। अतः ऐसी दशा में आप माने प्रतिवादी के नाम, वो आप प्रतिवादी के नाम कह सकते हैं कि प्रतिवादी को निर्देश दीजिए कि वह अपनी संपत्ति लाए, आपके नियंत्रणाधीन रखे, या प्रतिवादी से कम उतना मूल्य जमा कराइए कोर्ट में जितना हम जीतेंगे तो डिक्री का निष्पादन हो सके। और अगर प्रतिवादी अपनी संपत्ति पेश नहीं करता तो आप उसकी संपत्ति को क्या करिए, अटैच।
भाई गारंटी नहीं देता तो क्या करिए, अटैच करिए। आपका ये आपका जो नियम है, इसी को आपको मैंने जानना था। अब आ जाइए, आपका प्रतिवादी के नाम जारी हो गया, सम मैंने आदेश कि आओ आओ कारण बताओ। तो जहाँ हेतुक दर्शित नहीं किया जाता या प्रतिभूति नहीं दी जाती, वहाँ कुर्की। तो आदेश आपका 38 का नियम 6, यानी कि प्रतिवादी आया, कारण भी नहीं बताया, गारंटी भी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसकी संपत्ति को क्या किया जाएगा, न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाएगा। तो जैसे ही संपत्ति कुर्क हो गई, अब आपका वह संपत्ति किसके अधीन अब रहेगी, न्यायालय। अब बताइए, अगर कुर्की हो गई और उसके बाद प्रतिवादी उस संपत्ति को बयानित करता है, तो कुर्की के पश्चात जो बेचा गया है प्रॉपर्टी, वह विक्रय वैध होगा कि शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि कुर्क हो गई तो किसके अंडर में आ गई, न्यायालय। इसके बाद आपका 6 महत्वपूर्ण है, आपका कुर्की इसी में की जाती है। आधार नियम 5 में था, और कुर्की का आदेश किस में है, कुर्क कर लिया जाएगा 6 में। इसके बाद 7 छोड़ सकते हैं, एक लाइन देख लीजिए। कुर्की करने का रीत क्या होगी, तो जिस प्रकार डिक्री के निष्पादन में कुर्की होती है, उसी प्रकार यहाँ भी कुर्की होती है। तो डिक्री के निष्पादन में कुर्की कैसे होगी, इसके लिए डिटेल प्रावधान किया गया है तमाम धाराओं में, अब उतना नहीं देखना है। इसके बाद आदेश 38 का नियम 1, निर्णय के पूर्व की कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्याय निर्णयन, आपका ये छोड़ दीजिए। आदेश 38 का नियम आपका 9, प्रतिभूति दे दिए जाने पर या वाद खारिज कर दिए जाने पर कुर्की का हटा लेना। प्रतिवादी गारंटी दे देता है, रकम जमा कर देता है, तो कुर्की हटा ली जाएगी। या वादी का वाद ही बाद में क्या हो जाता है, खारिज। तो अब क्या मतलब, कुर्की अब क्या हट किया जाए, हटा दिया जाए। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि ये, हाँ, 11 नियम महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति क्या डिक्री के निष्पादन में पुनः कुर्क की जाएगी कि नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अंडरलाइन करिए कि जब एक बार वही संपत्ति निर्णय के 11 है, नियम 11, जब एक बार वही संपत्ति निर्णय के पहले न्यायालय ने कुर्क कर लिया, फिर निर्णय आया, डिक्री पारित हुई, डिक्री का निष्पादन हो रहा है, तो क्या न्यायालय दोबारा उसको कुर्क करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि पहले से ही वह न्यायालय के क्या है, अधीन। ये पूछा गया है, क्या दोबारा कुर्क किया जाएगा कि नहीं, अंडरलाइन कर लीजिए, नियम 11। इसके बाद आपका नियम 12, राज्य सरकार चाहे तो कुर्की से कृषि उपज को क्या दे सकती है, छूट। 13 भी महत्वपूर्ण है कि कौन न्यायालय अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता, आपका। तो कौन सा न्यायालय नहीं दे सकता, सबसे जो छोटा छोटा न्यायालय है, स्मॉल काजेज कोर्ट, यहाँ पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, इसको थोड़ा सतर्क रहिए। आदेश 20 का नियम 4 भी इसी के साथ पढ़ना है कि स्मॉल काजेज कोर्ट जब भी लघुवाद न्यायालय निर्णय देगा, तो केवल 2 बातें लिख दे तो पर्याप्त है। एक विवाद, यानी कि विवादक तथ्य, यानी कि अवधार्य प्रश्न, और दूसरा उस पर विनिश्चय, उस पर फैसला। तो वहाँ क्वेश्चन आपका आदेश 20 के नियम 4 से एक बनता है कि किस न्यायालय को आपका निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं है, तो कौन सा वह है, स्मॉल काजेज कोर्ट। और यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से याद रखिएगा, 13 हो सकता है अटैक कर दे, कि कौन सा न्यायालय निर्णय के पूर्व अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश देने में सक्षम नहीं है। तो 4 ऑप्शन देगा, लघुवाद न्यायालय,
सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, आपका जिला न्यायालय। तो चार ऑप्शन देगा तो क्या मार्क कराएंगे? स्मॉल काजेज कोर्ट, या इसको उर्दू में खफीफा न्यायालय कहते हैं, हिंदी में लघुवात न्यायालय बताया जाएगा। आपका खफीफा न्यायालय कहा जाता है, छोटा न्यायालय है, छोटे छोटे मामले आते हैं। अब आइए आदेश 39 शुरू किया जाए। देखिए आपका आदेश 38 में याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है। अब आदेश 39 आ जाइए, अस्थाई व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश, यानी कि आपका टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंट्रालोकोटरी आर्डर। देखिए इसमें जो प्री में पहले क्वेश्चन बनता है, पहले वो मॉडल बता दिया जाए आपको। फिर बिहार में जो बना है, एक बार आधार बना है, आपका जो मॉडल बनता है पहले बताया जाए 4-5, उसके बाद से आपका और चीज़ें बताई जाए। इसमें पहला आपका ये बनता है कि टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में आर्डर 39 में किस नियम से किस नियम तक प्रावधान है, पहला क्वेश्चन। फिर इंट्रालोकोटरी आर्डर यानी कि अंतर्वर्ती आदेश के बारे में, या मध्यवर्ती आदेश भी कहा जाता है, अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती दे तो घबराना नहीं है, एक बार आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखेंगे। इंट्रा लोकोटरी आर्डर किस आपका नियम से किस नियम तक प्रावधान है। फिर पूछा जाता है कि अगर न्यायालय ने, ज़्यादा यही पूछा गया है कि यदि न्यायालय ने अस्थाई टेम्पररी इंजंक्शन अस्थाई व्यादेश पारित किया और कोई व्यक्ति उस आदेश का वायलेशन करता है, उस व्यादेश का उल्लंघन करता है, तो 99% चांस ये क्वेश्चन बनने का रहता है कि ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को कितने दिनों के लिए सजा दी जा सकती है, उल्लंघन पर कितने दिन तक कारावास भेजा जा सकता है। 3 माह, रट कर जाएगा कितना? 3 माह, सही है ना? एक बार देख लिए। और ये आदेश 39 नियम 2A में है, व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम 3 माह, 3 माह, 3 माह याद करके जाइएगा। 90 वैसे 99% को मने संभावना है कि यही क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंजंक्शन का वायलेशन करना या इंजंक्शन को ब्रीच करना आपका कहाँ दंडनीय है। तो आदेश 39 का नियम 2A, अधिकतम दंड कितना है? तो आप याद रखिएगा 3 माह। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनता है, थोड़ा अच्छे समझिए, अब हम बताएंगे अभी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है इंट्रालोकोटरी आर्डर। क्वेश्चन आपका बिहार में आपका सीआरपीसी में बना था, क्योंकि सीआरपीसी में भी इंट्रालोकोटरी आर्डर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बना था कि जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं, क्या उनकी अपील होगी कि नहीं, अपील नहीं होगी? क्या उनका रिवीजन या पुनरीक्षण होगा कि पुनरीक्षण भी नहीं होगा? तो बिहार में सीआरपीसी में क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से किसका पुनरीक्षण नहीं हो सकता? तो आप याद रखिए अंतर्वर्ती आदेश। अब आपके दिमाग में ये मैंने बैठाना है कि इंट्रालोकोटरी आर्डर होता क्या है। तो इंट्रालोकोटरी आर्डर यानी कि वाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायालय द्वारा बीच में छोटे छोटे आदेश माने बीच में कुछ आदेश दिए जाते हैं जो विवादग्रस्त संपत्ति के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए पनीर का विवाद था, और अब ऐसी दशा में ए हकदार हैं कि पनीर का बी हकदार हैं। 10 साल मुकदमा चलेगा, तब तो तब पनीर सड़ कर क्या हो जाएगा? नष्ट।
अतः ऐसी कंडीशन में न्यायालय इंट्रालोकोटरी आर्डर दे दे कि तुरंत पनीर को बेचा जाए, बेचकर पैसा रखा जाए, और 8-10 साल बाद जब फैसला होगा तो उसको पैसा क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे जमीन का विवाद है तो यहाँ भी इंट्रालोकोटरी आर्डर पारित होता है। मान लीजिए 2 बीघा जमीन का विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में अब समस्या ये आपकी आती है कि मान लीजिए 2 बीघे का विवाद है, ए हकदार हैं कि बी हैं, अभी डिसाइड नहीं है। तो न्यायालय इंट्रालोकोटरी आर्डर देता है कि इतना नीलामी होती है कि इतना पैसा आप जमा करिए और आप खेत जोतिए बोइए और अनाज ले जाइए, लेकिन इतना पैसा क्या करिए जमा। तो कभी काल आप ये सुनते हैं कि मुकदमा भी जीता और 10-20 लाख मिल भी गया। तो सतर्क रहना है, कैसे मिला तो मान लीजिए ये हर एक साल नीलामी में आपका फसल खरीद लेता था, बोता था, और एक के पक्ष में ही फैसला आ गया, तो जितना 10 साल वह जमा किया है पैसा, पूरा पैसा एक को क्या किया जाएगा, वापस। इसीलिए मुकदमा भी जीता और न्यायालय में जो पैसा ये जमा होता था हर एक साल के लिए नीलामी में, वह पैसा भी उसे क्या हुआ, मिल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुकदमा भी जीता और क्या पा लिया, जीतने के साथ साथ पैसा। लेकिन अगर हार गया तब एक पैसा नहीं मिलेगा। वह पैसा किसको दिया जाएगा, प्रतिवादी को, क्योंकि हकदार कौन हो गया, प्रतिवादी। लेकिन अगर जो नीलामी में खरीदा था वही जीत गया, तो भाई वही हकदार हैं 10 साल से, भले मुकदमा आज आया हो, तो पूरा पैसा उसका क्या किया जाता है, वापस। जहाँ तक व्यादेश की बात है, नेचर के आधार पर इंजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक, आप नहीं, वो समय के आधार पर हो गया नेचर या प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, यानी कि एक समादेशात्मक और दूसरा आपका प्रोविशन वाला नकारात्मक। अगर सकारात्मक समादेश हैं तो न्यायालय किसी पक्षकार को कोई कार्य करने का आदेश देता है। नकारात्मक व्यादेश हैं तो कोई कार्य न करने का आदेश देता है कि ये कार्य न करो। समय के आधार पर इंजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई टेम्पररी और दूसरा अस्थाई यानी कि परपिचुअल या शाश्वत। शाश्वत व्यादेश डिक्री के द्वारा पारित होते हैं, हमेशा के लिए कुछ कार्य करने या न करने से रोका जाता है। अस्थाई व्यादेश निर्णय के पहले तक ही दिए जाएंगे और ये कुछ समय के लिए दिए जाते हैं। तो अस्थाई का मतलब हुआ कुछ समय के लिए और अस्थाई का मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए। तो समय के आधार पर कितने प्रकार के इंजेक्शन, 2, और नेचर के आधार पर 2। अब इसमें कौन कहाँ कवर होगा वो लास्ट में देखिए। अगर व्यादेश अस्थाई हैं तो ये सीपीसी से गवर्न होगा, और अगर व्यादेश अस्थाई या परपिचुअल या शाश्वत हैं तो वह एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। यानी कि व्यादेश के बारे में पूर्ण प्रावधान सीपीसी नहीं करती, केवल किस व्यादेश की बात करती हैं, अस्थाई। अस्थाई से इसका कोई नाता नहीं है। अस्थाई कब जारी होगा ये सीपीसी नहीं बताएगी, कौन बताएगा, एसआरए। ये याद रखना है। तो व्यादेश होता क्या है, एक उदाहरण देखिए लास्ट में, चूंकि थोड़ा मैंने कुछ समस्याओं के कारण लेट हो गया है, तो भाई थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट कम क्लास चलेगा, तीनों 10-10 मिनट आपका कम किया जाएगा। एक उदाहरण पहले समझ लीजिए। अगर हिरण को तीर लगा है तो अब समस्या ये आई कि तीर किसने मारा, तीर कहाँ लगा है, ये कारण खोजा जाए कि पहले इलाज किया जाए।
तो वहीं अस्थाई व्यादेश है, पहले इलाज करिए और कारण क्या खोजा जाएगा, कौन हकदार हैं बाद। तो अस्थाई व्यादेश एकदम हिरन वाला याद रखिए उदाहरण। अगर तीर लगा है तो पहले इलाज किया जाए कि पहले उसका कारण खोजा जाए, और खोजा जाए किसने तीर मारा बताइए, इलाज किया जाए। तो अस्थाई व्यादेश द्वारा तुरंत इलाज किया जाता है, बाद में जैसा होगा कारण खोजा जाएगा। वह तो अस्थाई व्यादेश द्वारा कार्य को रोकिए। जैसे उदाहरण के रूप में, ए बी की जमीन पर मकान बनाना शुरू किया। बी गया कोर्ट में कि हजूर ए हमारी जमीन पर मकान बना रहा है, ए को मकान बनाने से तुरंत रोकिए। तो तुरंत बी के पक्ष में व्यादेश और ए के विरोध में व्यादेश अस्थाई दे दिया गया। अब मुकदमा चलेगा। अगर बाद में पता लगता है कि बी हकदार था या ए हकदार था, उस हिसाब से फैसला आएगा। कारण बाद में खोजना है, पहले उपचार तत्काल क्या करा देना है, प्रदान। सेम उदाहरण सीआरपी संविधान में देख सकते हैं। कल भी मैं बताया था जूरिस्प्रूडेंस में कि मृत व्यक्ति की विधि की स्थिति मैं बताया था, और उसमें दो कोटेशन मैं कल शाम को बताया था। एक तो पैटर्न का कोटेशन कि व्यक्तित्व जन्म से शुरू होता है और मृत्यु के पश्चात क्या हो जाता है, समाप्त। इसके बाद डायस एवं ह्यूज का कोटेशन कि आपका जो व्यक्ति मर गया है, अब कानून उसमें कोई रुचि नहीं रखता। और इसके बाद सामंड का कोटेशन याद रखिएगा, व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन विधि की जो संकल्पना ये कंपनी या निगम है, ये नहीं आता जाता, ये बनी रहती है। फिर ग्रोवर का पूछा जाता है, बम विस्फोट हो जाए तो कंपनी के निदेशकों की बैठक हो रही थी, बम विस्फोट होता है, सभी डायरेक्टर मर जाते हैं, तो क्या कंपनी भी मर गई? तो कंपनी अलग और व्यक्ति अलग होता है। ये सबसे पहले बताया गया सालोमन के केस में, यानी कि निगमन का सिद्धांत कारपोर मने। और लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल पूछे तो डेमलर कंपनी, और लेकिन निगमन का सिद्धांत पूछे तो कौन सा? सर्वप्रथम किस वाद में कंपनी को, निगम को पृथक व्यक्ति माना गया, पृथक हैसियत दी गई? सालोमन। तो ये सब एकदम रटा होना चाहिए भाई आपका। सामंड का भी पूछा गया है, व्यक्ति आता है, जैसे ही आता है जाता है जाए तो सामंड, अब बम विस्फोट करा दिया जाए तो ग्रोवर, और जैसे ही देख कि जन्म से प्रारंभ और मृत्यु पर समाप्त, पैटर्न, और इच्छा पर दे तो आपका हीगल, और आपका अधिकार और कर्तव्य लिख दे व्यक्तित्व में तो आपका चिपमैन ग्रे, अधिकार या कर्तव्य लिख दे तो सामंड। भाई जुरिस्प्रूडेंस ऐसे ही याद करना है, और कोई उपाय नहीं है उसका, रट्टा मारना ही होगा कुछ चीज़ें। फिर बैक हुए लास्ट में आपका इसको कोरिलेट कर लिया जाए आपका संविधान से। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, अगर कोई किसी व्यक्ति को चोट लगी है, घायल हुआ है, तो पहले इलाज करिए, यानी कि अस्थाई व्यादेश वाला, पहले क्या करिए, जान बचाइए। कैसे चोट लगी, किसने मारा, किसने गोली मारी, कौन सा वाहन टक्कर मार कर भाग गया, ये बाद में कारण खोजा जाएगा। तो पहले इलाज, अब फिर पुलिस कार्रवाई या सीआरपीसी के तहत कार्रवाई। ये किस केस में आया? परमानंद मृतक को भी अधिकार है कि उसकी अवमानना न की जाए, उसके प्रति अवहेलना न की जाए, और उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ। और कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है तो आईपीसी 297 रट कर जाएगा, कौन सी धारा? अत्याचार करना, कब्रिस्तान में, शमशान में, शव लेकर भाग जाना, किस धारा में? खूब पूछा जा रहा है, 2